हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जिसका नाम है वेस्टर्न करियर्स आईपीओ। तो आज हम करने वाले हैं इस वेस्टर्न करियर्स आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें हम कवर करेंगे कि कंपनी का सबसे पहले मेन बिज़नेस क्या है, कंपनी का जो बिज़नेस है उसकी डाइवर्सिटी क्या है, मतलब कितना फैला हुआ है, कितने अलग अलग सेक्टर में इन्वॉल्व है वो बिज़नेस। उसके बाद में हम जाएंगे कंपनी के फंडामेंटल्स पे। हम लोग कंपनी का देखेंगे कंपनी ने पास्ट ईयर्स में कैसा प्रॉफिट किया है, कंपनी ने कितनी रेवेन्यू जनरेट करी है, कंपनी के ऊपर लोन है या नहीं है, कंपनी आगे फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है। इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद में आऊँगा कंपनी के हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो हम पता करेंगे कंपनी ने जिस रेट पे आईपीओ इशू किया है। और साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके मेन कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। कॉम्पिटिटर्स से पता चलता है कि आप मार्केट में खुद को सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ही देने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो वेस्टर्न करियर्स आईपीओ है ये किस दिन लॉन्च होगा। तो ये आईपीओ लॉन्च होगा आपका 13 सितंबर को, और 18 सितंबर को इसकी क्लोजिंग है, यानी 13 से 18 के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अलॉटमेंट आएगा 19 सितंबर को, और 23 सितंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अब हम ये समझते हैं कि इस कंपनी का मेन बिज़नेस क्या है। देखिए, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है कैरियर्स, वेस्टर्न करियर्स, मतलब ये कंपनी क्या करती है कि ये कंपनी एज अ कैरियर काम करती है। ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। ये कंपनी इंडिया से बाहर पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में काम करती है। तो इसका जो मॉडल है वो मल्टी मॉडल है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ रेलवे में रिस्ट्रिक्टेड हो, या फिर इसका सिर्फ एयरवेज़ में रिस्ट्रिक्टेड हो, या फिर सिर्फ शिप के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करती हो। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी ऑर्डर लेती है और ये बताती है कि फॉर एग्जांपल किसी सामान को मुझे विदेश से लाना है और मुझे वो ले जाना है आपके फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में ले जाना है। तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले वो शिप के रूट से अपने यहाँ पे पोर्ट तक लाएगी। फॉर एग्जांपल मुंबई में पोर्ट पर ले आई, या फिर यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट में ले आई गुजरात में। उसके बाद में फिर रेलवे के थ्रू मध्य प्रदेश ले जाएगी, और फिर मध्य प्रदेश में रेलवे के बाद में ट्रक के थ्रू वो ले जाएगी आपकी कंपनी में। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी हर एक सेक्टर को पूरा इन्वॉल्व करके चलती है। मतलब कंपनी आपसे पूरा लेगी और वो आपको एंड यूज़र तक, एंड यूज़र यानी कोई कंपनी होगी उसके तक वो पूरा डिलीवर करती है। तो ये है कंपनी का बिज़नेस। अब हम ये समझते हैं कि कंपनी के बिज़नेस तो ये ठीक है, लेकिन कंपनी कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, कौन कौन इसके बेसिकली कस्टमर्स हैं। तो इसके जो कस्टमर्स हैं वो फास्ट मूविंग गुड्स कंपनी हो गई। जैसे आपकी फास्ट मूविंग गुड्स कंपनी, जैसे ये खाने पीने के सामान होते हैं, या फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ होती हैं। उसके अलावा जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गई, केमिकल्स हो गई, एनर्जी इंजीनियरिंग हो गई, ऑयल एंड गैस की कंपनियाँ हो गई। और इसके जो सबसे बड़े क्लाइंट हैं वो है टाटा स्टील, हिंडेल्को, JSW, बाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला, वाघ बकरी चाय, CG फूड, सिप्ला। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके कस्टमर्स कितने बड़े बड़े हैं, और जिसके कस्टमर्स इतने अच्छे अच्छे होते हैं ना, उसकी मतलब वो काफ़ी ट्रस्टेड और रिलायबल सेक्टर माना जाता है। तो यहाँ से मैं समझ में आता है कि हमें इसमें मतलब इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब हम ये समझते हैं कि कंपनी कितने का आईपीओ लॉन्च कर रही है और क्यों लॉन्च कर रही है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो दिख रहा है वो कंपनी ने 500 करोड़ का, अराउंड 492 करोड़ का अपना आईपीओ लॉन्च करा है, और बाकी डेट तो मैंने आपको इसकी बता ही दी है। अब हम समझते हैं इस कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम समझेंगे कि कंपनी के पास के फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं। तो कंपनी ने जब सेबी में अपना रजिस्ट्रेशन किया तो वहाँ पर 3 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट पेश करे, जिसमें मार्च 2022, मार्च 2023 और मार्च 2024 के रिजल्ट आपके सामने हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपनी की जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। जैसे आप देखेंगे पहले 31 मार्च 2022 में 1475 थी, फिर ये 1637 करोड़ हो गई, और फिर ये 1691 करोड़ हो गई। साथ में कंपनी एक्सपेंस भी कर रही है, मतलब बिजनेस को डाइवर्स भी कर रही है। कंपनी अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी का प्रॉफिट ऑन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, यानी ये पहले 31 मार्च 2022 में इसका प्रॉफिट 60 करोड़ था, 61 करोड़ था। 31 मार्च 2023 को इसका 71 करोड़ हो गया, और 31 मार्च 2024 को ये 80 करोड़ हो गया। यानी कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी कर रही है, साथ में इंक्रीजिंग रेट है। लेकिन ये तो हो गई इसकी पॉजिटिव साइड्स। इस कंपनी की बोरोइंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं,
बोरिंग्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 150 करोड़ का बोरिंग्स कर रखी थी 2022 में, वो बढ़ के हो गई 210 करोड़ आपकी 2023 में, और उससे ज़्यादा आपकी वो हो गई 266 करोड़ 2024 में। तो ये एक छोटा सा, लेकिन अगर कंपनी का आप रेवेन्यू देखेंगे, कंपनी की जिसकी रेवेन्यू 1690 करोड़ है, अगर उसके पास बोरिंग्स 266 करोड़ की है, तो वो उतना भी बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। मतलब बड़ा अमाउंट है, बट उतना भी नहीं है कि उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दे। कभी कभी क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां होती है वो सब लोन वगैरह लेती हैं ताकि थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट ले सकें और साथ में खुद में भी इन्वेस्ट कर सकें। तो चलिए, ये तो हो गई इसकी चीज़ें, इसके पास्ट के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम समझते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, ये सारे तो इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें एक सिंपल से मैं डेट टू इक्विटी अगर ले लेता हूँ, तो डेट टू इक्विटी जनरली माना जाता है कि 1 से कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 0.67 है। और अभी हम जानेंगे इसी कंपैरिजन करते हैं कि इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। तो इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर एक है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, और फिर है TCI एक्सप्रेस लिमिटेड। ये काफ़ी जानी मानी कंपनियाँ हैं, लेकिन इसमें से आप देखेंगे कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स तो कंटिन्यूसली लॉस में है, और ये जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। यानी लोगों को इस पर बहुत लोगों ने कुछ पैसे अर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो वो होता है पी रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इसका पी बहुत ज़्यादा है। तो हमें बस अभी मार्केट में इसका पी अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अपडेट होता है मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा। तो इसके पी पे भी काफ़ी डिसाइड होगा। अगर जिस प्राइस पे ये कंपनी अपना IPO लॉन्च कर रही है, अगर उसका पी कम होता है, पी कम से मेरा मतलब है अगर वो 20 से 30 की रेंज में रहता है, तो ये IPO काफ़ी अच्छा माना जाएगा, 35 तक भी अच्छा माना जाएगा, और हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कंपनी का भी पी रेशियो भी हमारे सामने नहीं है, और साथ में कंपनी की बोरोइंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए, यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है, वो बात साफ़ है, लेकिन कंपनी की रेवेन्यू में ड्रेस्टिक इंक्रीज़ नहीं है। कंपनी की जो ग्रोथ है ना, काफ़ी स्टेडी ग्रोथ है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक साल प्रॉफिट करके अगले साल कम एकदम नेगेटिव हो गया, तो वो भी नहीं है। तो कंपनी के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं। तो ऐसे केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा खुद की भी एनालिसिस करें और समझें कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। बाकी मैं ऐसे ही और अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ, जो भी IPO आते हैं उनकी डिटेल एनालिसिस करता हूँ, साथ में कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं लेके आता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में।